नमस्कार, मैं हूँ राजकिशोर और बहुत लंबे समय बाद आज आप सब लोगों से मुखातिब हूँ, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिन पर अंदर का पत्रकार जीवित भी होता है और वो खत बताने लगता है और ऐसा लगता है कि अगर ये अभिव्यक्त नहीं किया गया तो शायद अपने पेशे के साथ में भी आप अन्याय करेंगे और अगर कोई गलत बात कही गई है उसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, अगर आपके पास तथ्य भी हैं और सारे तथ्य उसको स्थापित भी करते हैं, तो ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो पहले तो बहुत दिनों बाद आप सबसे मुखातिब होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मुद्दा है पड़ोस से, जो हमारा सांस्कृतिक सहोदर कहा जाता है, जिससे हमारे रोटी बेटी के संबंध कहे जाते हैं, नेपाल। लंबे अरसे से पिछले कुछ आपने देखा होगा कि किस तरीके की वो हरकतें कर रहा है। होता है, कई बार आपकी स्थानीय परिस्थितियां होती हैं, तमाम राजनीतिक और सामाजिक समीकरण होते हैं, उसके तहत किसी भी देश को ये स्वतंत्रता है कि वो अपने फैसले ले, लेकिन किस कीमत पर। हम ये भी नहीं चाहते कि आप हमेशा कृतज्ञता के भाव से दबे रहें। हिंदुस्तान की कभी ऐसी इच्छा नहीं रहती रही है। भारत ने कभी नहीं चाहा कि आप हमारे छोटे भाई हैं, हम आपके बड़े भाई हैं, तो हम अपने आप को आपके ऊपर इम्पोज करें। आपको एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमेशा मान्यता दी गई। हाँ, चूंकि हमारा जो सांस्कृतिक और जो सामाजिक आधार है वो आज वो हमने आप सीमाएं भले खींच दी हूं, लेकिन वो एक जैसा है। इसलिए एक अलग किस्म का इमोशनल, एक भावनात्मक संबंध है, वो रिश्ता है। इस तरीके से भारत और नेपाल एक दूसरे के बिल्कुल, जो मैंने शब्द शुरू में कहा, सांस्कृतिक सहोदर, तो हम उस तरीके से रहते चले आए थे। लेकिन लगातार ड्रैगन, आपने सुना होगा शब्द ड्रैगन, बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो चीन भारत से जब सीधे उस तरीके से पार नहीं पा सकता है, तो कर क्या रहा है कि वो चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और जिनसे घिरवाने की कोशिश कर रहा है उनका भी अहित कर रहा है। पाकिस्तान के बारे में कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि पाकिस्तान से हम मानकर चलते हैं कि वो जो भी करता है, चूंकि नफरत और घृणा की नींव पर बने हुए देश की सोच क्या हो सकती है, उसका मुस्तकबिल तो वैसे ही तय है। तो उस पर चर्चा करना वक्त की बर्बादी है। लेकिन नेपाल की चर्चा करना जरूरी है। हम ये एहसान में नहीं जताना चाहते हैं, हमें बताना भी नहीं चाहते हैं कि किस तरीके से नेपाल की रोजी रोटी भारत के रहमो करम पर है। ये हमारा ऐसा बताने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन लगातार जिस तरीके से कुछ चीजें की गई हैं, उसके बाद लग रहा था कि राजनीतिक तौर पर और हमारा विदेश मंत्रालय और हमारे नेता इसको देखेंगे। पर अभी अपनी घरेलू सियासत में, और जिसको कहें कि चीन से निर्देशित जो वहां के प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, उन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं और अपनी डूबती सत्ता को बचाने के क्रम में वो लगातार गिरने की नई ऊंचाइयां स्थापित करते जा रहे हैं और चीनी हित साधने के चक्कर में वो मति भ्रम की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। इस बार उन्होंने जो बयान दिया है उसे हिंदुस्तान की तो बात जाने दीजिए, नेपाल में भी कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। नेपाल में भी किसी के गले वो चीज नहीं उतर रही है। नेपाल, जनकपुरी जो राम की ससुराल है, ये सब जानते हैं और मानते हैं। सिर्फ किंवदंतियां नहीं है, इसके स्थापित और अकाट्य तथ्य हैं। राम के पद चिन्ह हैं, सीता की महिमा है, किस तरीके से राम का वनगमन हुआ है, सीता से विवाह हुआ है, और एक एक जगह ये सब कोई कपोल कल्पना नहीं, किंवदंतियां नहीं। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में भी एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अयोध्या में रामलला अब अपना स्थान पा पाए हैं और उस पर किस तरीके के पोस्टमार्टम हुए हैं, किस तरीके से तथ्यों की बाल की खाल उधेड़ी गई है उसके बाद। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान की तो परंपरा है ना कि साक्षात योगेश्वर कृष्ण खड़े हुए थे महाभारत में और वो कह रहे थे कि मैं भगवान हूं, लेकिन उनका भक्त अर्जुन, अर्जुन का मतलब होता है अर्जन के लिए, जो ज्ञान अर्जन के लिए जिसका जन्म हुआ है, वो वहां उनसे तर्क कर रहा है, वो प्रश्न कर रहा है। तो हम प्रश्न करते हैं क्योंकि प्रश्नों में ही उत्तर ढूंढना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी सोच का हिस्सा है। हम हर प्रश्न का सम्मान करते हैं।
लेकिन जो स्थापित तथ्य है कि सूर्य पूरब में उदय होता है, अगर कल को आप कहेंगे कि वो पश्चिम से उदय होता है और पूरब में अस्त होता है, क्या उसको मान लिया जाए? कुछ इसी तरीके की बेढंगी बात की है केपी शर्मा ओली ने। उन्होंने कहा कि भारत ने झूठ बोला है, भारत ने दुनिया को गुमराह किया है, और अयोध्या तो वास्तव में भारत में है ही नहीं, वो तो नेपाल में है। अब क्या कहा जाए इस पे? और सवाल कितना, मतलब उन्होंने जैसे अपनी विद्वता का प्रदर्शन किया है। और वैसे आपको बता दूं कि वहां पर 2 वामपंथी धड़े हैं, ये पूरी तरीके से चीन के हाथों में खेलने वाले हैं केपी शर्मा ओली। और वो आपने सुना होगा पुष्प कमल दहल प्रचंड, जब वहां पर राज सत्ता खत्म हुई उसके बाद तथाकथित लोकतंत्र का एक मॉडल लाया गया चीन के इशारे पर। तो लोकतंत्र क्या, वो गाइडेड डेमोक्रेसी, जो रिमोट से चलने वाली, संचालित होने वाली जो सरकार होती है, वो कुछ इस तरीके की चीजें उन्होंने की। तो खैर, ओली प्रवंचना से परे अगर हम थोड़ा सा इसको ऐतिहासिक तथ्यों में देखते हैं, क्योंकि जब इस तरीके की बात होती है, चूंकि हमारे सांस्कृतिक संबंध है और हम एक दूसरे के यहाँ किस तरीके से धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, हमारी एक दूसरे पर निर्भरता किस तरीके से, उस पर तो जाने दीजिए, लेकिन जरा कुछ तथ्य तो देखे जाएं। क्योंकि जो 12 प्रमाणों की अगर हम बात करें, वैसे तो बहुत सारी चीजें अगर हम बात करने लगे तो बहुत लंबी रघुकुल की जो कथा है, या राम के अगर हम कुल की बात करने लगेंगे तो शायद पता नहीं कितने दिन, कितने वर्ष निकल जाएंगे, ये भी बताना मुश्किल होगा। और हम आपको ऐसे बता दें कि क्यों ये बात थोड़ा सा लगती, क्योंकि सीता माता, जिनके बगैर राम को हम संपूर्ण नहीं मानते, हम हमेशा सीता राम कहते हैं, वो जनकपुरी की थी। और ये वाल्मीकि जी कहते हैं। आपको याद होगा कि जो सीता माता का मंदिर बना हुआ है, वो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए भी थे वहां पर, तो वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी। आपने पूरी दुनिया ने देखा था किस तरीके का वो दृश्य था। और बहुत सी इसके साथ कथाएं हैं। लेकिन राम कैसे नेपाल पहुंच गई, अयोध्या उत्तर प्रदेश में से वो कैसे नेपाल पहुंच गई, इसको बात करने के लिए बहुत सी चीजें हो सकती, लेकिन हम थोड़ा सा रामगमन के कुछ प्रसंगों के पास आते हैं। अगर हम देखें तो पहला पड़ाव, जब अगर राम को, जब मुझे कथा में जाने की जरूरत नहीं है कि कैसे जो है कैकेयी माता के जो उनके वरदान थे दशरथ के, उनके वचन के मुताबिक जब उनको वनगमन का आदेश हुआ, उसके बाद वो कैसे गए हैं, तो सबसे पहले वो कहाँ गए? उनका पहला पड़ाव इलाहाबाद जिले में कुरई है, जो सिंगरौर के निकट गंगा नदी के पास स्थित है। वहां पर गए तो वहां पर भी बाकायदा ये कथा में भी वो जगह भी मिलती, वो जगह भी कोई कपोल कल्पना में नहीं है, उस जगह का अपना ऐतिहासिक तथ्य है। दूसरा पड़ाव वो चित्रकूट के घाट पर गए। तीसरा पड़ाव अत्रि ऋषि के आश्रम में रुके। ये जो दोनों जगह कह रहे हैं, चित्रकूट आप जानते हैं कि कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा, भरत का वहां जाना, खड़ाऊ लेकर राज सिंहासन चलाना, ये राजपाट चलाना, ये सब कथाएं हैं, उसके साथ में जगह हैं और वहां पर उनके चिन्ह विद्यमान हैं। इसके बाद चौथा दंडकारण्य, कि कहाँ पर, जहाँ पर ये जो छत्तीसगढ़ के आसपास वाला जो हिस्सा पड़ता है, कैसे वहाँ पर जटायु का वध होता है, तो वहाँ पर जटायु का मंदिर भी है। फिर पंचवटी में श्री राम है। छठा पड़ाव जो सीताहरण का जो स्थान है, सर्वतीर्थ, उसकी बात होती। फिर 8वां पड़ाव शबरी का आश्रम, 9वां हनुमान से भेंट। इस तरीके से अगर हम गिनाते चले जाएं तो फिर सुग्रीव गुफा भी है, कोडीकरई भी है, और 11वां पड़ाव रामेश्वरम भी आप जानते हैं किस तरीके से समुद्र तट का एक शांत स्थान है, वो दक्षिण भारत में है। और धनुष कोटि, और सबसे बड़ी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जिस समय हिंदुस्तान के अंदर ही राम के अस्तित्व को चुनौती दी गई थी, सेतु समुद्रम जिसकी बात करते हैं, वो भी है यहाँ पर, और एक एक चीज स्थापित है। और इन सब तथ्यों की मीमांसा सुप्रीम कोर्ट में कितने वर्ष हुई, कितने पन्नों में हुई, ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती। बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार रामलला विराजमान अपना स्थान पा पाए। और सवाल ये है, क्या सरयू नदी क्या नेपाल में बहती है? अगर राम है तो सरयू है, और सरयू है जहां पर, वहां पर राम है। और अयोध्या कहां से आ गई वहां पर? तो ये तो जो 12 प्रमाण दिए गए हैं, ये चूंकि कई बार जब कोई बात कही जाती है तो उसको तथ्यों के साथ में काटना जरूरी हो जाता है। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी रही होगी ओली की, जो उनको ये सब करना पड़ रहा है? दरअसल है क्या कि जिस तरीके से
ओली घिर गए हैं चीन के दबाव में, और चीनी आकाओं के इशारे पे जिस तरीके से वो कठपुतली की तरह चल रहे हैं, उसके बाद अपने देश में भी अपनी साख वो खो चुके हैं। उस साख को बचाने के चक्कर में भारत के साथ में इस तरीके का वाक युद्ध उनकी राजनीति को सूट करता है और चीन को भी सूट करता है। लेकिन ये जो तथ्य आपको गिनाए गए हैं, इनके बाद आपको क्या लगता है कि वाकई कोई इसको स्वीकार करेगा? जैसे मैंने शुरू में कहा कि नेपाल में भी उनको कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रहा है। तो मतलब ज्यादा वक्त न लेते हुए बस यही कह सकता हूं कि इतने प्रमाणों के बाद तो नेपाल के प्रधानमंत्री का जो बड़बोलापन है, उनके उपहास का कारण बनने के अलावा और कुछ भी सिद्ध कर पाने में तो मुझे अच्छा लगता है। यह दरअसल ज्यादा गंभीर मसला है, इसलिए जिस पर चर्चा करनी पड़ रही है कि सांस्कृतिक रूप से भारत और नेपाल के रिश्तों को झकझोरने का ये कुत्सित प्रयास है, और अगर मैं कहूं तो ये उनके पतन की राह में उठाया गया अंतिम कदम है। इसलिए आपसे मुखातिब होना पड़ा, और उम्मीद करता हूं फिर जल्दी आपसे मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।